हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग जो है कि क्लास 8 का जो है कि चैप्टर नंबर 10 करेंगे साइंस का, किशोरावस्था की ओर। तो जैसे जैसे हम किशोरावस्था की ओर जाते हैं तो हमारे शरीर में क्या क्या परिवर्तन होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि ऐसे तो शरीर में हर समय कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहते हैं, हर एज में कुछ ना कुछ परिवर्तन होते हैं, लेकिन किशोरावस्था में जो परिवर्तन होते हैं उनके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है। ऐसे तो देखा जाए तो ग्रोथ जो है तीव्र होती है किशोरावस्था में, और जो है बचपन में जो बच्चे बॉर्न होते हैं तो वो 0 से लेके 6 मंथ और 12th मंथ तक भी उनकी ग्रोथ जो होती है ज़्यादा तेज होती है, और फिर जाके किशोरावस्था में भी उनकी ग्रोथ बहुत तेज होती है। और यहाँ पे हम लोग जो है क्लास 8 में जो है कि किशोरावस्था की और इस चैप्टर को क्यों पढ़ रहे हैं कि ज़्यादातर बच्चे जो है इस समय इस अवस्था में होते हैं और उनको अपने शरीर में होने वाले परिवर्तनों के बारे में समझ आए, इसलिए हम जो है कि यहाँ पे ये चीज़ को पढ़ रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे है, पिछले अध्याय में आपने पढ़ा कि जंतु किस प्रकार जनन करते हैं। जनन के बारे में आप पहले से पढ़ चुके हैं। मानव एवं बहुत से अन्य जंतु एक निश्चित आयु तक पहुंचने के बाद ही जनन कर सकते हैं। ठीक है। तो बहुत सारे जो जंतु होते हैं और मानव होते हैं वो एक निश्चित आयु में जब तक पहुंचते हैं तब उसके बाद ही वो जनन करते हैं, उससे पहले वो जनन नहीं कर सकते, उसकी क्षमता उनके अंदर डेवलप नहीं होती है। ठीक है। इस अध्याय में आप मानव के शरीर में होने वाले उन परिवर्तनों के विषय में पढ़ेंगे जिनके उपरांत वह जनन हेतु सक्षम हो पाते हैं। ठीक है। तो ये जो एक एज होती है किशोरावस्था की, इसमें जब पहुंचते हैं बच्चे तो मीन्स कि जब तो वो वयस्क कहलाते हैं, और उन वयस्कों में जो है कि जनन की क्षमता तभी जाके पूर्ण कंप्लीट हो पाती है। तो इसलिए हम जो है यहाँ पे इसके बारे में पढ़ेंगे। अध्याय 9 में आप मानव जननांगों के विषय में पढ़ चुके हैं। ठीक है बच्चों। तो इससे पहले जो है जननांगों के विषय में आपने पढ़ लिया है, तो आपको समझ में भी आ गया होगा कि इसका क्या महत्व होता है जननांगों का और हार्मोन्स का। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पे किशोरावस्था एवं अवस्था। ठीक है। तो यहाँ पे एक स्टोरी के माध्यम से ये सारी चीजें समझाने की कोशिश की गई हैं कि बूझो जो था वो अपना 12वां जन्मदिन मना रहा था, और उसको और पहली जो थी और उसके माता पिता बुद्धो का 12वां जन्मदिन मना रहे थे। तभी वो लोग बातें कर रहे थे, पहली हंस रही थी कि उसके जो फ्रेंड है वो जो है कि कार्टून की तरह दिख रहे हैं क्योंकि उनकी थोड़ी थोड़ी दाढ़ी और मूंछें आने लगी हैं। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि वृद्धि जन्म के समय से ही होने लगती है, परंतु 10वीं या 11वें वर्ष की आयु के बाद वृद्धि में एकाएक तीव्रता आती है। ठीक है। तो जो वृद्धि होती है बच्चों की वो जो है कि एक एज के बाद बहुत तेज हो जाती है और वृद्धि साफ दिखाई देने लगती है। ठीक है। शरीर में होने वाले परिवर्तन वृद्धि प्रक्रिया का एक भाग है। यह इस बात का संकेत है कि आप बच्चे नहीं रहे, युवा अवस्था में कदम रख रहे हैं। ठीक है। तो इसके बाद जो है जो बच्चे होते हैं वो वयस्क में या युवा अवस्था में कदम रखते हैं, और जो है शरीर में होने वाले इस परिवर्तन की अवधि कब तक रहती है। तो जब हमारे शरीर में 10 से 11 या 12 साल के हम होते हैं, लड़के या लड़कियां, तो उनके शरीर में जो परिवर्तन होते हैं तो क्या ये परिवर्तन लगातार होते रहते हैं या फिर एक समय के बाद ये परिवर्तन रुक जाते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। जीवन का यह ऐसा अजीब काल है कि इसमें आप न तो बच्चे रहते हैं न ही बड़े। मैं जिज्ञासु हूँ कि क्या बाल्यकाल एवं अवस्था के मध्य की इस अवधि का कोई विशेष नाम है। तो पहली जो है ये जानना चाहती है कि क्या इस अवस्था को कोई विशेष नाम देते हैं। तो हाँ, इस अवस्था को हम किशोरावस्था कहते हैं। वृद्धि एक प्राकृतम प्रक्रम है जीवन काल की, वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है। किशोरावस्था इसको कहते हैं क्योंकि और इसको टीनेज भी कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि 10, 11 या 12 साल से जब ये युवा अवस्था या यौवनावस्था प्रारंभ होती है तो यह चलती रहती है, और 19 वर्ष की आयु तक यह चलती रहती है। 19 वर्ष की आयु तक यह चलती रहती है। यह जो है कि एक प्रोसेस होता है जिसके बाद जो है कि बच्चे वयस्क में चेंज हो जाते हैं।
तो किशोरावस्था के दौरान जो है कि मनुष्य के शरीर में अनेक परिवर्तन आते हैं। यह परिवर्तन यौनारंभ का संकेत है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन है लड़कियों के जनन क्षमता का विकास होना। किशोर की जनन परिपक्वता के साथ ही यौनावस्था प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम और डिटेल में जाके पढ़ेंगे। यहाँ पे है, पहेली और बुझों को एहसास होता है कि लंबाई में एकाएक वृद्धि एवं लड़कों की हल्की दाढ़ी मूंछों का आना किशोरावस्था के लक्षण है। ये यौनारंभ में होने वाले अन्य परिवर्तनों के विषय में जानना चाहते हैं। यौनारंभ में होने वाले परिवर्तन लंबाई में वृद्धि। लंबाई में एकाएक वृद्धि होती है, ये तो समझ लिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बच्चे जो है 8 वर्ष की आयु के होते हैं, 8 ईयर्स के, तो उनकी लड़कों की कितनी ग्रोथ हो चुकी होती है और लड़कियों की, और 9 ईयर में कितनी हुई रहती है, 75%, यहाँ पे 81%। तो लड़कियों की तेज वृद्धि होती है। 10 वर्ष की आयु में 78% और लड़कियों की ज्यादा है, 84%। तो यहाँ पे ये लड़कियों की वृद्धि शुरुआत में तेज होती है और ये 12 वर्ष की आयु में 84% और लड़कियों की 91% हो गई है। ठीक है, इसी तरह से आप देखेंगे 13 वर्ष की आयु में तो 88% और 95% है। ठीक है, तो इस तरह से 14 वर्ष की आयु में देखेंगे तो लड़कों की 92% है, लड़कियों की 98% है। तो शुरू में जो है कि आप देख सकते हैं कि लड़कियों की वृद्धि जो है ज़्यादा तेज होती है, बाद में जो है धीमी हो जाती है, और दोनों लड़के और लड़कियों दोनों की वृद्धि जो है 18 वर्ष की आयु में पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है। अब उसके बाद जो है शरीर में कुछ वृद्धि वाले चेंजेस नहीं होते हैं। ठीक है, उसके बाद शरीर में कुछ वृद्धि वाले चेंजेस नहीं होते हैं। तो ये आपने देख लिया। इसके आगे हम देखेंगे कि यहाँ पे एक क्रियाकलाप के माध्यम से, यहाँ पे जो है कि एक ग्राफ बनाया गया है। यह ग्राफ ये है कि आयु एक्स एक्सिस पे हमने आयु को मीन्स कि एज को लिया है और वाई एक्सिस पे प्रतिशत ग्रोथ को लिया है कि कितना प्रतिशत ग्रोथ होता है। यहाँ पे लड़कियों के प्रतिशत का ग्राफ है और यह जो है लड़कों के प्रतिशत का ग्राफ है। तो कितना चेंज, कौन से ईयर में कितनी ग्रोथ होती है, इसके बारे में यहाँ पे दिखाया है। तो आराम से इस पॉइंट पे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम एज देखेंगे तो 8 ईयर है। ठीक है, और यहाँ पे प्रतिशत देखेंगे तो यहाँ पे जो है कि 72% और यहाँ पे लड़कियों की देखेंगे तो 75 से ज्यादा है तो 77%। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम एक्स एक्सिस पे देखते हैं 8 वर्ष की आयु में लड़कों की तो 72% वृद्धि हो चुकी है और लड़कियों की आयु का देखें तो 77% वृद्धि हो चुकी है। इसी तरह से 9 ईयर में देखेंगे हम यहाँ पे तो ये लड़कों का है, यह जो है 75% 9 ईयर में होता है, जबकि लड़कियों का ये 80 से 82% तक हो जाता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि शुरू में जो है लड़कियों की ग्रोथ थोड़ी तेज है प्रतिशत में, यहाँ भी देख सकते हैं, और बाद में जाके यह सेम हो जाती है। यहाँ पे जब 16 ईयर और 70 और 18 में जाकर यह सेम हो जाती है। तो ग्राफ से हम समझ सकते हैं कि शुरुआत में जो है कि कैसे ग्रोथ तेजी से होती है। पहली को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे हम देखेंगे पहली को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। शरीर के सभी अंग समान दर से वृद्धि करते हैं। कभी कभी किशोर के हाथ पैर शरीर के अन्य अंगों की अपेक्षा बड़े दिखाई देते हैं, परंतु शीघ्र ही दूसरे भाग की भी वृद्धि शारीरिक अनुपात में हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे, आपने ध्यान दिया होगा किसी व्यक्ति की लंबाई उसके परिवार के किसी एक, तो यह जो होते हैं कि बच्चों की जो लंबाई होती है वह उनके परिवार में जो जिस तरह की वृद्धि होती है उसी तरह के सारे लक्षण उन बच्चों में भी दिखाई देते हैं। शारीरिक आकृति में परिवर्तन, तो शारीरिक आकृति में भी बहुत तेज परिवर्तन दिखाई देते हैं। स्वर में परिवर्तन यहाँ पे देखेंगे। क्या आपने ध्यान दिया है कि कभी कभी आपकी कक्षा के कुछ लड़कों की आवाज फटने लगती है। नरम में स्वर यंत्र या लैरिंक्स में वृद्धि का प्रारंभ होता है। लड़कों का स्वर यंत्र विकसित होकर अपेक्षाकृत बड़ा हो जाता है। को में बढ़ा हुआ स्वर यंत्र गले के समान की
सामने की ओर उभर कर दिखाई देने लगता है। ठीक है, तो यह जो है चेंजेस जो है कि लड़कों में आते हैं, एडम्स एप्पल भी कहते हैं, स्वरयंत्र भी कहते हैं। यह जो है लड़कियों में इस तरह से दबा हुआ रहता है, ज्यादा दिखाई नहीं देता, लेकिन लड़कों में जो है कि उभर कर ज्यादा बड़ा हो जाता है, इसलिए यह दिखाई देने लगता है। और क्या चेंजेज आते हैं, किशोरावस्था में श्वेत ग्रंथियां, तेल ग्रंथियां ये भी बढ़ जाती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं श्वेत ग्रंथियां, तेल ग्रंथियां और लाल ग्रंथियां जैसे कुछ ग्रंथियां अपना स्राव वाहिनियों द्वारा स्रावित करती है, अतः स्राव को सीधे रुधिर प्रवाह में निर्मोचित करती है। ठीक है, अन्य जननांगों का विकास में हम देख लेंगे कि यहाँ पे जो है यूनार जननांग जैसे कि वृषभ एवं शीशन पूर्णतः विकसित हो जाते हैं, जिसको कि टेस्टिस बोलते हैं। और यहाँ पे जो है वृषभ से शुक्राणुओं का उत्पादन भी प्रारंभ हो जाता है। लड़कियों में अंडाशय साइज में वृद्धि हो जाती है तथा परिपक्व अंडाशय से अंडाणुओं का निर्मोचन भी प्रारंभ हो जाता है। मानसिक एवं बौद्धिक एवं संवेदनात्मक परिपक्वता प्राप्त होना, यहाँ पे हम देखेंगे कि मेंटल और जो है इंटेलेक्चुअल और जो है कि इमोशनल मैच्योरिटी आ जाती है। किशोरावस्था व्यक्ति के सोचने के ढंग में परिवर्तन की अवधि भी है। पहले की अपेक्षा किशोर अधिक स्वतंत्र एवं अपने प्रति अधिक सचेत होता है। उनमें बौद्धिक विकास भी होता है तथा वे सोचने विचारने में काफी समय लेते हैं। वास्तव में किसी व्यक्ति के जीवन में यह वह समय है जब उनके मस्तिष्क की सीखने की क्षमता सर्वाधिक होती है। कभी कभी यद्यपि किशोर शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तनों के प्रति अपने आप को ढालने हेतु प्रयास करता हुआ स्वयं को असुरक्षित महसूस करता है, परंतु यहाँ पे कहा गया है कि परंतु होने के नाते उन्हें समझना चाहिए कि असुरक्षित महसूस करने का कोई कारण नहीं होता है। ये परिवर्तन प्राकृतिक है जो शारीरिक वृद्धि के कारण उत्पन्न हो रहे हैं। गौर लैंगिक लक्षणों के बारे में हम देखेंगे यहाँ पे आगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कैसे कि बाल, यहाँ पे आपने देख सकते हैं युवावस्था में लड़कियों में स्तनों का विकास होने लगता है तथा लड़कों के चेहरे पे जो है कि बाल दिखाई देते हैं, बाल उगने लगते हैं, दाढ़ी मुछाने लगती है। तो ये तो सबको पता है। इनको जो है हम गौड़ लक्षण कहते हैं। और क्या क्या चेंजेज आते हैं, तो अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं ये एक्टिव हो जाती हैं। और ये कौन कौन सी ग्रंथियां हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियां जो कि पुरुष और स्त्री गुणों का जो है कि और उनके जो हार्मोन होते हैं उनको उनके सिक्रीशन को जो है स्टिमुलेट करती हैं। तो यह जो है टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन जो है स्रावित करती हैं। तो जो पुरुष में टेस्टिस होती है और औरतों में जो कि ओवरी होती है, तो इनसे जो है एस्ट्रोजन, औरतों की ओवरी से एस्ट्रोजन सिक्रीट होता है और पुरुषों के टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट होता है। यहाँ पे हम देखेंगे तो दिमाग में एक पिट्यूटरी ग्रंथि होती है जिससे कुछ हार्मोन निकलते हैं जो कि स्टिमुलेट करते हैं इनके सिक्रीशन को। जन्म प्रक्रिया प्रारंभ करने में हार्मोन की भूमिका बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। अंतःस्रावी ग्रंथियां जो है अपने हार्मोन्स को रुधिर में मीन्स की ब्लड में सिक्रीट करती है और ब्लड से ही जो है कि यह अपने जो है कि लक्ष्य स्थल तक पहुंचते हैं। यहाँ पे हम एक जो है कि एरो के माध्यम से समझ लेंगे कि यहाँ पे जो है पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन जननांगों को टेस्टोस्टेरोन तथा एस्ट्रोजन करने के लिए उद्दीपित करते हैं। यहाँ पे हम इस एरो फिगर से समझेंगे कि जो पीयूष ग्रंथि होती है यह जो है कि पुरुष में टेस्टोस्टेरोन और स्त्रियों में एस्ट्रोजन के सिक्रीशन को उद्दीपित करती है। इनके जो है वृषभ और अंडाशय को उद्दीपित करती है और उनसे ये हार्मोन जो है सिक्रीट होते हैं, रुधिर प्रवाह में स्रावित किया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है यह लक्ष्य स्थल तक पहुंचते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि जो चेंजेज हमारे शरीर में आते हैं तो उनकी वजह क्या होती है। ये
ये चेंजेस क्यों होते हैं, क्योंकि यह जो है एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। इसके और इस प्रक्रिया से गुजरने के बाद जो है कि जो है बच्चों का विकास हो जाता है वयस्कों में। ठीक है, मानव में जन्म काल की अवधि क्या होती है, तो क्या यह जो है कि किशोरावस्था जो प्रारंभ होती है या जो है कि जनन की क्षमता जो प्रारंभ होती है, क्षमता जो प्रारंभ होती है उसको परिपक्व होने में 6, 7 या 8 इयर्स लगते हैं और उसके बाद 18, 19 या 20 इयर्स तक ये विकसित हो जाते हैं। तो जब ये सक्षम हो जाते हैं तो क्या ये आजीवन ऐसे इनकी जनन क्षमता चलती रहती है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा नहीं। स्त्रियों में जन्मावस्था का प्रारंभ जो है यहाँ पे हम देख लेंगे एक बार। यहाँ पे स्त्रियों में जनन अवस्था का प्रारंभ 10 से 12 वर्ष की आयु से हो जाता है तथा सामान्यतः यह जो है 45 से 50 वर्ष की आयु तक चलता रहता है। ठीक है, तो यह जो है आजीवन नहीं होता है, ये 10-12 साल से प्रारंभ होकर 50 वर्ष की आयु तक चलता है। ठीक है, और जब किशोरावस्था होती है तो अंडाणु मीन्स जिसको कि हम ओवम कहते हैं वो परिपक्व होने लगते हैं। अंडाशय में एक अंडाणु परिपक्व होता है कितने दिनों में, 28 दिनों में। और इस समय में गर्भाशय की दीवार मोटी हो जाती है जिससे वह अंडाणु के निषेचन के पश्चात युग्मनज को ग्रहण कर सके, जिसके फल स्वरूप गर्भधारण होता है। ठीक है, एक अंडाणु का निषेचन नहीं हो पाता, तब उस स्थिति में अंडाणु या गर्भाशय का मोटा स्तर उसकी रुधिर वाहिनियों सहित निस्तरित हो जाता है। इसे स्त्रियों में रक्तस्राव होता है जिसे ऋतुस्राव या पीरियड या मेंस्ट्रुअल साइकिल या रजोदर्शन कहते हैं। यह जो है 30 दिन में एक बार या 28 दिन में, किन्हीं औरतों में यह जो है 28 दिन का होता है और किन्हीं में 30 दिन का होता है। और यह जो है प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है एक बार तो 45 से 50 वर्ष की आयु तक यह चलता रहता है। ऋतुस्राव के रुक जाने को रजोनिवृत्ति कहते हैं, मेनोपॉज कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं रजोनिवृत्ति। प्रारंभ में ऋतुस्राव चक्र अनियमित हो सकता है और उसके नियमित होने के लिए कुछ समय लगते हैं। ठीक है, ऋतुस्राव चक्र का नियंत्रण हार्मोन द्वारा होता है। इस चक्र में अंडाणु का परिपक्वन होना, इसका निर्मोचन, गर्भाशय की दीवार का मोटा होना न होने की स्थिति में उसका टूटना शामिल है। ठीक है, तो ये सारी प्रक्रिया होती है। संतति का लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है, तो इसमें हम जो देखेंगे कि मैंने अपनी माँ और ये पहली यहाँ पे कहती है कि मैंने अपनी माँ और चाची को बातें करते सुना कि मेरी चचेरी बहन का होने वाला बच्चा लड़का होगा या लड़की। मुझे यह जानने की उत्सुकता है कि इस बात का निर्धारण कैसे होता है। ठीक है, तो इस बात का निर्धारण इसको हम लोग डिटेल में जो है कि नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हम ये समझ सकते हैं कि सब मनुष्य की कोशिकाओं के केंद्रक में जो है 23 पेयर्स ऑफ गुणसूत्र पाए जाते हैं और जो है कि इनमें से 2 गुणसूत्र जो कि लिंग सूत्र कहलाते हैं। ठीक है, और X और Y होते हैं स्त्री में और XX होते हैं पुरुष में। तो यहाँ पे समझ सकते हैं कि सभी मनुष्यों की कोशिकाओं के केंद्रक में ये लिंग गुणसूत्र होते हैं और जिन्हें X M Y कहते हैं। स्त्री में 2 X गुणसूत्र है जबकि पुरुष में X और Y हैं। युग्मनज अंडाणु में गुणसूत्रों का जोड़ा होता है। तो इस प्रकार से आप जो है कि यहाँ पे समझ सकते हैं। ठीक है, फिर ये निर्धारण कैसे होता है, यहाँ पे जब हम देखते हैं कि यह जो है शुक्राणु होते हैं, ये शुक्राणु होते हैं और शुक्राणु पे X और Y होता है और यहाँ पे XX होता है। जब XX मिलते हैं तो लड़कियां होती हैं और XY मिलता है तो यहाँ पे लड़के होते हैं। अब आप जान गए हैं कि जन्म से पूर्व शिशु के लिंग का निर्धारण उसके माता पिता के लिंग गुणसूत्रों द्वारा किया जाता है। यह धारणा कि बच्चे के लिंग के लिए उसकी मां उत्तरदायी है पूर्णतः निराधार है। ठीक है, तो कुछ मान्यताएं जो हमारे समाज में व्याप्त है वो सही नहीं है। ठीक है, लिंग हार्मोन के अतिरिक्त अन्य हार्मोन, यहाँ पे हम देखेंगे कि पीयूष ग्रंथि जो होती है द्वारा स्रावित हार्मोन जननांगों को उनके हार्मोन उत्पन्न करने के लिए जो है कि उद्दीपित करती है। तो हमारी पीयूष ग्रंथि कहाँ पे होती है, पीयूष ग्रंथि यह जो है यहाँ पे दिखाई गई है,
या ब्रेन में होती है, यह पीयूष ग्रंथि है। यह जो है स्टिमुलेट करती है थायराइड ग्रंथि को भी, एड्रिनल ग्रंथि को भी, अग्नाशय, पैंक्रियाज, स्त्रियों में अंडाशय की स्थिति, वृषभ को भी। ये सारे इंडोक्राइन ग्लैंड्स को उद्दीपित मीन्स की स्टिमुलेट करती है। बुजुर्ग पहलू को याद है कि एक बार जब वो अपनी डॉक्टर बुआ के यहाँ गए थे, तब उन्हें काका मामा के एक लड़कों को देखा जिसका कि गला बहुत ही फूला हुआ था और उभरा हुआ था। उनकी बुआ ने उन्हें बताया कि गायटर नामक व्याधि से ग्रस्त हैं। तो गोचर जब होता है, गोचर जो है कि थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से होता है, तो क्या होता है कि जो थायराइड ग्रंथि यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि गले में है, ये थायराइड ग्रंथि, तो ये फूल जाती है, बड़ी हो जाती है और इस स्थिति को गोचर कहा जाता है। यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे ये पता चलता है कि जब थायरॉक्सिन हार्मोन, जब थायराइड ग्रंथि हमारी अच्छे से कार्य नहीं करती तो वो जो है मनुष्य में रोग उत्पन्न करती है। यहाँ पे हम देखेंगे अग्नाशय से इंसुलिन स्रावित होता है और जब इंसुलिन का स्रावण जो है कि बैलेंस संतुलित स्थिति में नहीं होता है तो वो जो है रोग को काज करता है। एड्रिनल ग्रंथि से एड्रिनल हार्मोन सिक्रीट होता है जो कि अगर सही मात्रा में मीन्स की बैलेंस उसका नहीं है, कम या ज्यादा होता है तो वो जो है रोग का कारण बनता है। थायराइड एड्रिनल ग्रंथि पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन के माध्यम से प्राप्त आदेश के अनुसार ही अपने हार्मोन का स्रावण करती है। पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन भी स्रावित करती है जो व्यक्ति की सामान्य वृद्धि के लिए आवश्यक है। कीट मेढक में जीवन चक्र पूर्ण करने में हार्मोन का योगदान। जो कीट पतंगे होते हैं या मेढक होते हैं उनमें जो जीवन चक्र होता है वो भी हार्मोन के माध्यम से ही पूर्ण होता है। आप रेशम के कीट मेढक के जीवन चक्र के विषय में तो पढ़ ही चुके हैं। इल्ली को वयस्क सलभ बनाने तक अनेक चरणों से गुजरना पड़ता है। कक्षा 7 में आपने रेशम कीट का जीवन चक्र तो हमने पढ़ ही लिया है। इसी प्रकार टेडपोल को, मेढक का जो बच्चा होता है उसको टेडपोल कहते हैं और यह जो है कायांतरण मेटामॉर्फोसिस के बाद जब यह जो है कि वयस्क मेढक में रूपांतरित होता है, इसको भी हमने पढ़ लिया है। तो यह जो है कीट हार्मोन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ ये कीटों में कायांतरण, जैसे कि लार्वा, जैसे जितने भी कीट पतंगे होते हैं और उनके जो बच्चे होते हैं वो जो है पहले कि कम विकसित होते हैं और इसलिए उनको लार्वा कहते हैं। और जब ये लार्वा जो है कि कायांतरण करके मेटामॉर्फोसिस करके बड़े एडल्ट कीट में बदलते हैं तो यह कीट हार्मोन की मदद से जो है एडल्ट में बदलते हैं। मेढक में थायराइड हार्मोन स्रावित होता है। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है और यह जो है कि टेडपोल को जो है मेढक बनाने में हेल्प करता है। यदि व्यक्ति के आहार में पर्याप्त आयोडीन न हो तो क्या उन्हें थायरॉक्सिन की कमी के कारण गोचर हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा यस, क्योंकि हमारे खाने में आयोडीन की पूरी मात्रा होनी चाहिए। यहाँ पे जननात्मक स्वास्थ्य के बारे में देखेंगे। व्यक्ति का कायिक मानसिक विसंगति मुक्त होना उस व्यक्ति का स्वास्थ्य कहलाता है। किसी भी आयु के व्यक्ति के शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उसे संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वच्छता एवं सफाई का नियमित रूप से पालन एवं पर्याप्त शारीरिक व्यायाम भी करना चाहिए। किशोरावस्था में जब शरीर वृद्धि करता है तो उपरोक्त बातें और भी अधिक आवश्यक हो जाती हैं। किशोर की पोषण आवश्यकताएं। अब यहाँ पे हम डाइट के बारे में थोड़ा बहुत जान लेंगे कि डाइट में क्या क्या होना चाहिए। जो संतुलित आहार के बारे में हमने पहले के चैप्टरों में पढ़ लिया है और उसमें ये भी पढ़ा है कि भोजन में जो है कि जो संतुलित आहार होता है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। उसमें प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा, विटामिन एंड खनिज का पर्याप्त मात्रा में समावेश होता है। हमारा भारतीय भोजन जिसमें कि रोटी, चावल, दाल, सब्जियां होती हैं एक संतुलित आहार है। दूध अपने आप में संतुलित भोजन है। फल भी हमें पोषण देते हैं। शिशु को माँ के दूध से संपूर्ण पोषण मिलता है जिसकी उन्हें जरूरत है। जो आयरन तत्व है रुधिर का निर्माण करता है। लौह प्रचुरता खाद्य जैसे कि पत्तीदार सब्जियां, गुड़ इत्यादि किशोरों के लिए अच्छे खाद्य हैं, ठीक है। तो जो है कि आयरन की प्रचुरता को बनाए रखने के लिए
पत्तीदार सब्जियों को खाना चाहिए। गुड़ और मांस, संतरा, आंवला इत्यादि का प्रॉपर जो है उपयोग करना चाहिए। अपने दोपहर रात्रि के भोजन के खाद्य पदार्थों की जांच कीजिए। क्या भोजन संतुलित एवं पोषक है? क्या इसमें ऐसे खाद्यान्न सम्मिलित है जो ऊर्जा प्रदान करते हैं? में दूध, मांस, नट एवं दालें भी सम्मिलित हैं जो वृद्धि हेतु प्रोटीन प्रदान करती हैं। क्या इसमें वसा एवं शक्कर भी सम्मिलित है? फल एवं सब्जियों का क्या स्थान है? जो रच्छी भोजन है, चिप्स तथा पैक किए हुए डिब्बा बंद खाद्य यद्यपि स्वादिष्ट होते हैं, लेकिन इनको जो है नियमित रूप से नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इनमें बहुत सारे पोषक तत्व जो है नहीं होते हैं। यहाँ पे जो है हम लोगों ने बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ा था, तो ये सारी चीजों के बारे में पढ़ा था। व्यक्तिगत स्वच्छता, प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन एक बार स्नान करना चाहिए। किशोरों के लिए और भी आवश्यक है। इससे प्रतिदिन स्नान करने से ये होता है कि यह जो है प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन जो है स्नान करना चाहिए। यह किशोरों के लिए अति आवश्यक, क्योंकि श्वेत ग्रंथियों की अधिक क्रियाशीलता के कारण से गंध आने लगती है। शरीर के सभी भागों को भली प्रकार से सफाई करनी चाहिए। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे जीवाणु संक्रमण होने का खतरा रहता है। यहाँ पे जैसे कि अगर इन ग्रंथियों की सफाई अच्छे से नहीं की गई तो जीवाणुओं का संक्रमण हो सकता है। शारीरिक व्यायाम के बारे में, ताजी हवा में टहलना एवं खेलना शरीर को चुस्त एवं स्वस्थ रखता है। सभी युवा किशोर लड़के एवं लड़कियों को टहलना, व्यायाम करना एवं बाहर खेलना चाहिए। कुछ धारणाएं हैं जो हमारे समाज में व्याप्त हैं, तो क्या ये धारणाएं सही हैं? तो नहीं, ये धारणाएं बिल्कुल भी सही नहीं हैं। जैसे कि ऋतुस्राव के समय यदि कोई लड़की किसी लड़के को देखती है तो वह गर्भवती हो जाती है, ये पूरी तरह से बकवास है, गलत है। संतान के लिंग के लिए उसकी माँ उत्तरदायी होती है, ये भी पूरी तरह से बकवास है। ऋतुस्राव की अवस्था में लड़की का रसोई का काम करना निषिद्ध है, ये भी बिल्कुल बकवास है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने यहाँ पे देख ली। यहाँ पे कुछ क्रियाकलाप दिए गए हैं। नशीली दवाओं का निषेध करें। ठीक है, यहाँ पे है ड्रग्स के बारे में। किशोरावस्था व्यक्ति के शरीर एवं मानसिक रूप से अधिक सक्रिय का समय है, जो वृद्धि काल का एक सामान्य भाग है। अतः भ्रमित अथवा असुरक्षित न महसूस करें। यदि कोई व्यक्ति आपको यह बताता है कि ड्रग्स के नशीली दवाओं के सेवन से आप अच्छा अथवा तनाव मुक्त महसूस करेंगे, तो यह इसके लिए न कहने चाहिए। और जब तक ये डॉक्टर द्वारा न दी गई हो, ड्रग्स नशीले पदार्थ जिनकी लत पड़ती है, यदि आप उन्हें एक बार लेते हैं तो आपको इन्हें बार बार लेने की इच्छा होती है, परंतु कालांतर में यह हानिकारक है। यह ज्यादा लेने पे बहुत ही हानिकारक होते हैं। यहाँ पे हम एड्स के बारे में जान लेंगे। आपने एड्स के विषय में तो अवश्य ही सुना होगा, जो HIV नामक खतरनाक विषाणु द्वारा होता है। यह वायरस एक पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में ड्रग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सिरिंज द्वारा भी जा सकता है। इसलिए जो है कि गलत सही कामों में नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए। वायरस का संक्रमण भी हो सकता है, इसलिए इस सबसे अपने आप को सुरक्षित रखना चाहिए। किशोर द्वारा गर्भधारण, आप संभवतः जानते होंगे कि हमारे देश में विवाह की विधि संगत कानूनी आयु लड़कियों के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष है। इसका कारण है कि टीन आयु किशोर लड़के शारीरिक मानसिक रूप से मातृत्व के लिए तैयार नहीं होती हैं। बाल विवाह, कम उम्र में विवाह तथा मातृत्व से माँ एवं संतान दोनों को ही स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। ठीक है, दोनों को ही स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, उत्पन्न हो जाती हैं। इसी वह स्त्रियों के लिए व्यवसाय के अवसरों में भी कमी आती है, क्योंकि वे मातृत्व की जिम्मेदारी उठाने के लिए सक्षम नहीं होती है, तो वह मानसिक पीड़ा से ग्रस्त रहती है। ठीक है, तो इसलिए कम उम्र में विवाह और संतति, ये दोनों ही चीजें नहीं होनी चाहिए। तो ये जो था मेरा वीडियो था, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर से कमेंट करके बताएं, और जो है हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और लाइक करें, मेरे वीडियोस को शेयर करें, और जो है कि वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें। और जो है कि मैं आगे इसी तरह के और वीडियो भी देते रहूँगी, और जो है एक्सरसाइज जो है वो सारे मैं कराऊँगी। धन्यवाद।